नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं बेहद ही महत्वपूर्ण कक्षा, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के अंतर्गत छठे सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी नाट्य साहित्य के तीसरे मॉडल पेपर को, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे, जो आपके लिए आगामी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। कक्षा की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण कक्षा की। पहला प्रश्न है, संकलन त्रय से तात्पर्य है काल, स्थान और कार्य की एकता, घटना, पात्र और भाषा की एकता, लेखक, पात्र और कथानक की एकता, बीज, बिंदु और पताका की एकता। तो संकलन त्रय का तात्पर्य होता है काल, स्थान और कार्य की एकता, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, जिसको आपको ध्यान देना होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नाटक की कार्यावस्था नहीं है? प्रारंभ, प्रयत्न, और विकल्पों को हम देखते हैं, प्रत्याशा, बिंदु। तो इसमें जो नाटक की कार्यावस्था नहीं है पूछ रहा है, प्रारंभ है, प्रयत्न है और प्रत्याशा भी है, लेकिन जो नहीं है वो कौन सा है? वो है बिंदु। अगला है, संकलन त्रय में शामिल है स्थान की एकता, कार्य की एकता, उद्देश्य की एकता, समय की एकता। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है उद्देश्य की एकता, जबकि स्थान होता है, कार्य होता है और समय, इसी को मिला करके क्या बनता है? नाटक में संकलन त्रय। नाटक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है रंगमंचिता एवं अभिनेता, सरल भाषा, संकलन त्रय, कथा, वस्तु। तो वैसे तो सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, लेकिन जो सर्वाधिक आवश्यक होती है उसको कहते हैं रंगमंचिता एवं अभिनेता। अर्थात नाटक ऐसे होने चाहिए जिसको रंगमंच के ऊपर दिखाया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके और पात्रों के द्वारा अभिनय भी किया जा सके। अगला है, अर्थ प्रकृतियों की संख्या है 5, 7, 6, 2। तो व्याख्यात्मक कक्षा में हमने आप सभी को बताया था अर्थ प्रकृतियों की संख्या कितनी है? 5। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थ प्रकृति नहीं है? बीज, नियताप्ति, बिंदु, प्रकृति। तो बीज भी है और बिंदु भी है, प्रकृति भी है, लेकिन नियताप्ति ये अर्थ प्रकृति नहीं है। फिर है, वंशावतंस का आषाढ़ का एक दिन में आशय है। बांस का डंडा, वंश का चिराग, कर्णफूल, इनमें से कोई नहीं। तो वंशावतंस का अर्थ जो आषाढ़ का एक दिन नाटक, जो कि मोहन राकेश जी का है, उसमें इसका अर्थ क्या है? वंश का चिराग। अगला है, स्थपित शब्द से आशय है वास्तुकार या शिल्पी, नींव रखना, स्थापित करना, स्थगित करना। तो इसका अर्थ क्या है? वास्तुकार या शिल्पी। अगला है, मूल कथा होती है किस प्रकार की? दृश्य, सूच्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मूल कथा कैसी होती है? दृश्य, अर्थात जिसको देखा जा सके। फिर है, छोटी कथाएं एवं घटनाएं होती हैं। सूच्य, दृश्य, सूच्य, दृश्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो छोटी कथाएं या घटनाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? सूच्य होती हैं, अर्थात सिर्फ उनकी सूचना दी जाती है। फिर है, सूच्य कथा को नाट्य शास्त्र में कहते हैं संधि, उद्देश्य, वृत्ति, अर्थोपक्षेपक। तो इसको क्या कहते हैं? सूच्य कथा को अर्थोपक्षेपक। अगला है, अर्थोपक्षेपक होते हैं
यानी कितने होते हैं, 4, 6, 5, 3, तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 5। अगला है कार्यावस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, 5, 7, 6, 4, तो कार्यावस्थाएं 5 प्रकार की मानी गई हैं। अगला है निम्न में से संधि नहीं है, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, नियताप्त। तो प्रतिमुख संधि भी होती है, गर्भ संधि नाटक में होती है, विमर्श संधि होती है, लेकिन नियताप्त इसका कोई भी भेद नहीं है। विष्कंभक, चूलिका, अंकाश्य, अंकावतार और प्रवेशक क्या हैं, अर्थोपक्षेपक, संधि, कथावस्तु, कार्यावस्था। तो ये सब भेद किसके हैं, अर्थोपक्षेपक के। अगला है मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसंहार क्या हैं, कार्यावस्था, संधि, कथावस्तु, रूपक। तो ये सब क्या संधि के भेद माने गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में जरूर आएगा। अगला है कथावस्तु को कितने भागों में बांटा गया है, 3, 4, 5, 6। तो कथावस्तु के 3 भेद माने गए हैं। निम्न में कथावस्तु के प्रकार नहीं हैं, प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्रित, फलागम। तो प्रख्यात भी होता है, उत्पादित भी होता है, मिश्रित भी होता है, लेकिन फलागम इसका भेद नहीं है। अगला है पौराणिक ऐतिहासिक कथावस्तु कहलाती है, प्रख्यात, मिश्रित, उत्पाद्य, इनमें से कोई नहीं। तो पौराणिक और ऐतिहासिक कथावस्तु क्या कहलाती है, वो प्रख्यात होती है। अगला है काल्पनिक कथा संबंधित है, प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो जो काल्पनिक कथा होती है वो क्या है, उत्पादित होती है। फिर है काल्पनिक और पौराणिक दोनों के समन्वय से युक्त कथावस्तु क्या कहलाती है, मिश्रित, उत्पाद्य, काल्पनिक, पौराणिक। यानी यहाँ पर क्या है, कल्पना और पौराणिक दोनों कथाओं का मिश्रण कर दिया गया है, इसलिए इसको मिश्रित कथावस्तु कहते हैं। फिर है नायक का विरोधी पात्र होता है, विदूषक, नायिका, खलनायक, सूत्रधार। तो आप जानते हैं नायक का विरोधी पात्र क्या होगा, खलनायक जो होगा वही तो विरोधी होगा। आगे है नायक के कितने प्रकार हैं, 3, 4, 5, 6। तो नायक हमारे काव्य शास्त्र में 4 प्रकार का माना गया है। अगला है धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोद्धत किसके प्रकार हैं, नायक, नायिका, खलनायक, विदूषक। तो ये सब नायक के प्रकार हैं। आगे है दिव्या, नृपति नार और गणिका किसके भेद है, नायिका, कथा, प्रतिनायक, विदूषक। तो दिव्या, नृपति नार और गणिका ये सब किसके, नायिका के भेद बताए गए हैं। विद्वानों ने कथोपकथन के कितने भेद किए हैं, 5, 3, 2, 4। तो विद्वानों ने कथोपकथन के कितने भेद किए हैं, 3 भेद बताए हैं। फिर है नियत श्राव्य, सर्वश्राव्य और अश्राव्य किसके भेद हैं, कथावस्तु, वातावरण, कथोपकथन, पात्र। तो नियत श्राव्य, सर्वश्राव्य और अश्राव्य किसके भेद हैं, कथोपकथन के। अगला है जो सर्वसाधारण के सुनने योग्य नहीं होता है वो क्या कहलाता है, अश्राव्य, नियत श्राव्य, सर्वश्राव्य, आकाशवाणी। तो जो सर्वसाधारण के सुनने योग्य नहीं होता है उसे कहते हैं नियत श्राव्य, क्योंकि वो निश्चित होता है कि किसके सुनने के योग्य बात है ये। फिर है नियत श्राव्य कथोपकथन कितने प्रकार का होता है, 5, 2, 4, 3। तो नियत श्राव्य कथोपकथन 2 प्रकार का बतलाया गया है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका अपवारिक और जनांतिक किसके भेद हैं, सर्वश्राव्य, अश्राव्य, नियत श्राव्य, मौन। तो नियत श्राव्य के भेद हैं अपवारिक और जनांतिक। अगला है आत्मगत व स्वगत कथन कहलाता है, स्वागत योग्य कथन, अश्राव्य, नियत श्राव्य, सर्वश्राव्य। तो जो आत्मगत या स्वगत कथन होता है वो क्या कहलाता है, अश्राव्य। यानी क्या है, वो बात केवल मन में कह ली जाती है, उसको कोई सुनता नहीं है, क्योंकि उसमें कोई आवाज़ नहीं होती है। जो सर्वसाधारण के सुनने योग्य कथन होता है वो क्या कहलाता है, सर्वश्राव्य, नियत श्राव्य, स्वगत कथन, अश्राव्य। तो जो सब कोई सुनेगा उसे क्या कहेंगे, सर्वश्राव्य। फिर है अभिनय के कितने प्रकार हैं,
3, 4, 5, 6। तो अभिनय के कितने प्रकार माने गए हैं? 4। फिर अगला है आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य किसके भेद हैं? रंगमंच, अभिनय, नाटक, नायक। तो आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य किसके भेद हैं? अभिनय के। अगला है रंगमंच कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 5, 3। तो 3 प्रकार माने गए हैं रंगमंच के। फिर है व्यस्त, विकृष्ट और चतुरस्त्र किसके भेद हैं? कथानक, अभिनय, रंगमंच, वृत्ति, ये सब किसके भेद हैं? रंगमंच के। फिर है अगला नाटक की रस विषय गतिविधि क्या कहलाती है? कार्यावस्था, संधि, प्रकृति, वृत्तियाँ। तो रस विषय गतिविधि नाटक में क्या कहलाती है? उनको वृत्तियाँ कहते हैं। फिर है अर्थ प्रकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3, 4, 5, 7। तो अर्थ प्रकृतियों के कितने भेद माने गए हैं? 5 भेद बताए गए हैं। फिर है सात्विकी, कौशिकी, आर्भटी और भारती, ये क्या हैं? कार्यावस्था, संधियाँ, वृत्तियाँ, अर्थ प्रकृतियाँ। तो ये सब किसके भेद हैं? वृत्तियों के। फिर है नाटक की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? नाट्य, नाट, नट, नाटक। तो नाटक की उत्पत्ति जो है नट धातु से मानी गई है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें तमाम सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे। फिर है संकलन त्रय के अंतर्गत नहीं आता है स्थान, काल, कार्य, पात्र। तो स्थान भी आता है, काल भी आता है, कार्य भी आता है, लेकिन पात्र इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर है पाश्चात्य दृष्टि से नाटक के कितने अंग माने गए हैं? 5, 4, 6, 7। तो भारतीय काव्यशास्त्र में 4 अंग नाटक के माने गए हैं और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की दृष्टि से 6 अंग इसके बताए गए हैं। फिर है आनंद रघुनंदन नाटक के रचनाकार हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतेंदु, महाराज विश्वनाथ, गिरधरदास, अमानत। तो आनंद रघुनंदन नाटक के रचनाकार कौन है? महाराज विश्वनाथ सिंह, जो कि आनंद रघुनंदन को बहुत सारे हिंदी के आलोचक विद्वान इसको प्रथम नाटक बताते हैं। अगला है ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गीत और यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस लेकर किसकी रचना की गई है? कथा, नाट्यवेद, उपनिषद, अरण्यक। तो इन सबसे जिसका निर्माण किया गया है उसका नाम क्या है? 5वें वेद नाट्यवेद की स्थापना मानी जाती है। फिर है रूपक कितने प्रकार के होते हैं? 10, 8, 6, 5। तो रूपक के 10 प्रकार माने गए हैं। अगला है नाटक के उस स्वरूप को जिसमें केवल एक ही अंक में संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाता है, क्या कहलाता है? नाटिका, एकांकी, भाण, प्रहसन। तो एक अंक में समाप्त होने वाली रचना को क्या कहते हैं? एकांकी कहा जाता है। अगला है कथा वस्तु की सूचना देने का किसका काम होता है? सूत्रधार, विदूषक, परिपार्श्विक, नट। तो कथा वस्तु की सूचना देने का काम करने वाला जो होता है उसे सूत्रधार कहते हैं। सूत्रधार का साथी कहलाता है नटी, परिपार्श्विक, नट, विदूषक। तो सूत्रधार का जो साथी होता है उसको क्या कहते हैं? परिपार्श्विक। अगला है रंगमंच पर बाहर की ओर प्रयुक्त होने वाले पर्दे को कहते हैं नेपथ्य, यवनिका, पटाक्षेप, चूलिका। तो जो बाहर की ओर प्रयुक्त होने वाले पर्दे होते हैं उनको क्या कहते हैं? यवनिका। और पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य। आगे बढ़ते हैं हम। यवनिका के पीछे का भाग जो नाटकीय सज्जा के काम आता है क्या कहलाता है? नेपथ्य, परिपार्श्विक, पर्दा, पट। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य, यानी पर्दे के पीछे का स्थान। फिर अगला है ब्राह्मणों के बैठने का स्थान किस रंग के खंभों से निर्दिष्ट रहता है? पीला, लाल, नीला, सफ़ेद। तो जहाँ पर ब्राह्मण बैठते हैं तो वहाँ क्या होता है? सफ़ेद रंग के खंभे लगाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। फिर अगला है क्षत्रियों के बैठने का स्थान किस रंग के खंभों से निर्दिष्ट होता है? लाल,
नीला, सफ़ेद, हरा। तो क्षत्रियों के बैठने का स्थान जो होता है वो लाल रंग के खंभों से सूचित किया जाता है। अगला है नाटक में हास्य रस उत्पन्न करने में सहायक होता है विदूषक, परिपार्श्विक, सूत्रधार, प्रतिनायक। तो विदूषक जो होता है वो क्या है, हंसी मजाक की बातें करता है। फिर है नाटक के प्रारंभ में होता है नांदी, भरतवाक्य, पटाक्षेप, इनमें से कोई नहीं। तो नाटक की शुरुआत करने से पहले क्या होता है, नांदी पाठ किया जाता है। फिर है मंगलाचरण से अभिप्राय है, क्या है, नांदी, भरतवाक्य, वेद पाठ, कर्मकांड, यानी जो नांदी पाठ किया जाता है उसी को मंगलाचरण कहा जाता है। नाटक की समाप्ति पर होता है नांदी, वेद पाठ, हवन, भरतवाक्य। तो नाटक की समाप्ति पर जो होता है उसे क्या कहते हैं, भरत वाक्य के साथ में क्या है, नाटक का समापन हो जाता है। अगला है नाटक की समाप्ति पर मंच पर लगे पर्दे का गिराया जाना क्या कहलाता है, नांदी पाठ, पटाक्षेप, आक्षेप, भरतवाक्य। तो पटाक्षेप का मतलब ही है पर्दे का गिर जाना। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न है आपका, प्रयत्न, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये सब क्या हैं, संधि, नाट्यभेद, कार्यावस्था, प्रकृतियाँ। तो ये सब क्या हैं, कार्यावस्था के भेद बताए गए हैं, माने गए हैं। अगला है जो कथा दूर तक प्रासंगिक या आधिकारिक कथा के साथ चलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकरी, बीज, पताका, बिंदु। तो प्रासंगिक या आधिकारिक कथा के साथ चलने वाली जो कथा होती है उसे क्या कहते हैं, पताका कहते हैं। फिर है जो कथा प्रधान कथा के साथ थोड़े समय तक चलती है वो क्या कहलाती है, पताका, प्रकरी, बीज, बिंदु। तो प्रधान कथा के साथ थोड़े समय तक साथ चलने वाली कथा को क्या कहते हैं, प्रकरी। अगला है जो सूच्य कथा पट के भीतर से अथवा नेपथ्य से दी जाती है उसे क्या कहते हैं, चूलिका, बीज, बिंदु, पताका। तो जो सूच्य कथा पट के भीतर से अथवा नेपथ्य से दी जाती है, नेपथ्य का मतलब है पर्दे के पीछे से, उसे क्या कहते हैं, चूलिका कहा जाता है। आगे है वीर अथवा अद्भुत रस से संयुक्त कौन सी वृत्ति होती है, कौशिकी, सात्विकी, आर्भाटी, भारती। तो वीर अथवा अद्भुत रस से संयुक्त जो वृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, सात्विकी वृत्ति। श्रृंगार रस से युक्त वृत्ति कहलाती है कौशिकी, भारती, आर्भाटी, सात्विकी। तो श्रृंगार रस से युक्त वृत्ति जो कहलाती है उसे क्या कहते हैं, कौशिकी वृत्ति। आगे है अद्भुत एवं रौद्र रस से युक्त वृत्ति है भारती, आर्भाटी, कौशिकी, सात्विकी। तो आर्भाटी जो वृत्ति होती है इसमें क्या है, अद्भुत और रौद्र रस देखने को मिलता है। फिर है सभी रसों के लिए किस वृत्ति का उपयोग अच्छा होता है, भारती, सात्विकी, आर्भाटी, कौशिकी। तो जो सभी रसों में जिस वृत्ति का उपयोग किया जा सकता है या पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, भारती वृत्ति। आगे है कार्यावस्था और अर्थ प्रकृतियों को जोड़कर बनाई जाती है वृत्ति, नायक, संधि, अर्थोपक्षेपक। तो कार्यावस्था और अर्थ प्रकृतियों के योग से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। अगला है सर्वप्रथम रस सिद्ध की प्रतिच्छाया कौन सी संधि प्रकट करती है, प्रतिमुख, गर्भ, मुख, विमर्श। तो सर्वप्रथम रस सिद्ध की प्रतिछाया मुख संधि प्रकट करती है। आगे है नाटक के विकास की आभाजनक स्थिति को व्यक्त करती है उपसंहार, विमर्श, गर्भ, प्रतिमुख। तो प्रतिमुख जो है ये नाटक के विकास की आभाजनक स्थिति को व्यक्त करने वाली संधि है। अगला है किस संधि द्वारा नाटकीय कथा वस्तु का घनत्व प्रकट होता है, गर्भ, विमर्श, उपसंहार, मुख। तो विमर्श संधि के द्वारा नाटकीय कथा वस्तु का घनत्व देखने को मिलता है। आगे है किस संधि में नाटक का फल या प्रयोजन सिद्धि प्राप्त कर लेता है, विमर्श, गर्भ,
उपसंहार, प्रतिमुख। तो उपसंहार में क्या होता है, नाटक का फल या प्रयोजन सिद्धि प्राप्त कर लेता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न है आपका, किस नायक का व्यक्तित्व महान और सात्विक होता है? धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीरोद्धत। तो जो धीरोदात्त नायक होता है उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? महान और सात्विक। फिर है श्रृंगार प्रियता, कला रसिकता, कोमलता आदि गुण किस नायक में होते हैं? धीर ललित, धीरोद्धत, धीर प्रशांत, धीरोदात्त। तो श्रृंगार प्रियता, कला रसिकता, कोमलता ये सब गुण किस में होते हैं? धीर ललित नायक में। आगे है दया, संतोष, शांति आदि गुण किस नायक के बताए गए हैं? धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोद्धत। तो दया, संतोष, शांति ये गुण किस में होते हैं? धीर प्रशांत नायक में देखने को मिलते हैं। अगला है उद्दंडता, क्रूरता, छल, अभिमान आदि किस नायक के गुण होते हैं? धीरोद्धत, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात्त। तो जो धीरोद्धत नायक होता है उसके अंतर्गत क्या पाई जाती है? उद्दंडता, क्रूरता, छल, अभिमान आदि। फिर है आदर्श तथा दृढ़ स्वीकिया प्रेमी होता है। सठ नायक, दक्षिण नायक, अनुकूल नायक, धृष्ट नायक। जो आदर्श और दृढ़ स्वीकिया प्रेमी होता है उसे क्या कहते हैं? अनुकूल नायक। फिर है सभी स्त्रियों का समान प्रेमी नायक होता है उसे क्या कहते हैं? शठ, अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट। तो सभी स्त्रियों से जो समान भाव से प्रेम करता है उस नायक को क्या कहते हैं? दक्षिण नायक। फिर है क्रूर, निर्लज्ज, आत्माभिमानी नायक जो होता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? धृष्ट, दक्षिण, प्रतिकूल, सठ। तो जो क्रूर, निर्लज्ज, आत्माभिमानी नायक होता है उसके लिए संज्ञा क्या ली गई है? धृष्ट। अगला है भारतीय मनीषियों की दृष्टि से नाटक का कौन सा तत्व नहीं है? वस्तु, पात्र, रस, अभिनय। तो वस्तु, पात्र और रस ये तीनों भारतीय दृष्टिकोण से नाटक के तत्व हैं, लेकिन अभिनय ये पाश्चात्य दृष्टिकोण से नाटक का तत्व माना गया है, बताया गया है। बढ़ते हैं हम आगे। नायक की पत्नी होती है किस प्रकार की? स्वकीया, परकीया, गणिका, सामान्य। तो नायक की जो पत्नी होती है उसे क्या कहते हैं? स्वकीया। फिर है दूसरे की पत्नी या कुंवारी स्त्री होती है। स्वकीया, परकीया, मुग्धा, गणिका। तो दूसरे की पत्नी या कुंवारी स्त्री जो होती है उसे परकीया नायिका कहते हैं। यदि किसी दूसरे की स्त्री या लड़की से आप प्रेम करते हो तो क्या कहा जाएगा? परकीया नायिका। फिर है अभिनय के प्रकार नहीं है। आंगिक, वाचिक, सात्विक, कौशिकी। तो आंगिक भी है, वाचिक भी है, सात्विक भी है, लेकिन कौशिकी क्या है? ये वृत्ति एक मानी गई है। फिर है पात्रों की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? वाचिक, आहार्य, सात्विक, आंगिक। तो जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? आंगिक चेष्टाएं। चूँकि अंग का मतलब होता है शरीर से संबंध इसका होता है, इसीलिए इसको आंगिक कहा गया है। फिर है आंतरिक भाव को वाणी द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है? वाचिक, सात्विक, आहार्य, आंगिक। तो जिसको वाणी के द्वारा व्यक्त करेंगे उसे क्या कहते हैं? वाचिक। फिर है विशुद्ध भावों के प्रदर्शन का अभिनय कहलाता है। आहार्य, सात्विक, आंगिक, वाचिक। तो विशुद्ध का मतलब ही है जो सात्विक भावों का प्रदर्शन करेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सात्विक। बढ़ते हैं हम आगे के प्रश्नों की ओर। शारीरिक, नाटकीय वेशभूषा संबंधी प्रदर्शन कहलाता है आंगिक, सात्विक, आहार्य, वाचिक। यानी वेशभूषा से जो संबंधित प्रदर्शन होता है उसे क्या कहते हैं? आहार्य। जिसको आप आहार विहार कहते हो सामान्य भाषा में। फिर है धनंजय ने नाटकों के कितने भेद किए हैं? धनंजय कौन है? ये संस्कृत के आचार्य हैं। 5, 10, 11, 8। तो आचार्य धनंजय ने नाटकों के 10 भेद स्वीकार किए हैं। फिर है किसमें जन प्रचलित ऐतिहासिक कथा का आधार होता है? इहामृग, भाण, प्रकरण, प्रहसन। तो इहामृग में जन प्रचलित ऐतिहासिक कथा का आधार होता है। आगे है हास्य रस प्रधान रूपक है कौन?
नाटिका, डिम, प्रहसन, प्रकरण। तो हस धातु में प्रा उपसर्ग लगा है, बन जाता है प्रहसन, यानी जिसमें हंसी मजाक की बातें आती हैं, वो नाटक रूपक रचना हास्य रस प्रधान होती है, इसीलिए इसको प्रहसन कहा गया है। फिर है हास्य रस प्रधान रूपक है समौकार, ईहा मृग, भाण, वीथी। तो भाण में भी क्या है, हास्य रस प्रधान पाया जाता है। फिर है एक अंक का रूपक है व्यायोग, भाण, प्रहसन, प्रकरण। तो व्यायोग में कितने अंक होते हैं, एक अंक का, ये भी माना गया है रूपक का भेद। फिर है प्रहसन के कितने भेद हैं, 2, 3, 4, 5। तो प्रहसन के 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। फिर है संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है कालिदास को, भरत मुनि को, राजशेखर को, बाण को। तो संस्कृत काव्यशास्त्र के जो प्रथम आचार्य हैं उनका नाम है आचार्य भरत मुनि और इनके ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। फिर है आगे किसे पंचम वेद कहा जाता है, दश रूपक, काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, महाभारत। तो नाट्यशास्त्र जो कि आचार्य भरत मुनि की रचना है, इसी को पंचम वेद कहा गया है हमारे काव्यशास्त्रों में। अगला है नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं, 30, 36, 40, 35। तो नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने कितने गुणों का विवेचन किया है। ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप बार बार देखिए, बार बार सुनिए, बार बार समझिए। 10, 15, 8, 9। तो आचार्य भरत मुनि ने 8 गुण बताए हैं। अगला है भरत मुनि ने कितने काव्य दोष बताए हैं, 5, 10, 6, 8। तो आचार्य भरत मुनि ने काव्यों में 10 प्रकार के दोष माने हैं। फिर है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8, 9, 10, 11। तो भरत मुनि ने कितने रस माने हैं, 8 रस माने हैं। फिर है अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भरत मुनि का समय बताया है, पहली शती, चौथी शती, 5वीं शती, द्वितीय शती। तो आचार्य बलदेव उपाध्याय ने आचार्य भरत मुनि का समय द्वितीय शती बताया है। फिर है भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या मानी है, 8, 9, 10, 7। जब आचार्य भरत मुनि ने 8 रस माने हैं तो स्थायी भावों की संख्या जाहिर सी बात है 8 ही होगी। फिर है अगला नाटक आलोचना के लेखक हैं आचार्य शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये नाटक नाम से रचना है आलोचना की, और इसके लेखक कौन हैं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी। तो विद्यार्थियों, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण नाट्यशास्त्र के मॉडल पेपर को देखा, जिसके अंतर्गत आपने 100 प्रश्नों को देखा जाना समझा। मैं आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा में हूबहू ये प्रश्न जरूर टकराएंगे। अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इसका लाभ अधिकतम लोगों को मिल सके। मिलते हैं हम आप सभी को अगली कक्षा में और अधिक ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।